नमस्कार दोस्तों सहज शिक्षा के अंतर्गत कोशिका जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो मैंने इसमें कोशिका से संबंधित 2 पार्टों की सीरीज 2 पार्ट बनाए हैं। ये सेकंड पार्ट है और जिन भाइयों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैंने इन दोनों पार्टों में ऑल इंडिया में जितने भी कंपटीशन्स हैं उन सभी का मिश्रण लेकर तथा और एडवांस में क्वेश्चन लेकर फीड किए हैं ताकि एग्ज़ाम को देने में किसी तरह की दिक्कत आपको ना आए, कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। मैंने इससे पहले 25 क्वेश्चन लिए थे। 26 देखिए, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिकाएं जो होती हैं दोस्तों वो 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। देखिए, पहली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। यह कोशिका प्राय स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र रूप से होती है और इसमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, स्पष्ट केंद्रक भी इसमें नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट है, इनमें पाए जाने वाले अल्पविकसित केंद्रक को केंद्र काब कहते हैं। अल्पविकसित होता है यानी ये छितरा सा होता है। ये इसमें केंद्रक जो होता है जो कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं और ये इधर उधर कोशिका द्रव में बिखरे हुए रहते हैं। इस प्रकार की कोशिका एक तो जीवाणुओं में तथा नीली हरित शैवाल में पाई जाती है। जीवाणु यानी एक कोशिका के जीवाणुओं में ये पाई जाती है। और दूसरे होते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका जो है यह कोशिकाएं बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती है। पहली बात तो ये बहुकोशिकीय प्राणियों में पाई जाती है और इनमें जो एक संगठित केंद्रक पाया जाता है जो एक आवरण से ढका होता है और यह सभी उच्च श्रेणी के पौधों और जंतुओं में पाई जाती है। तो इसके ये लक्षण होते हैं और इसका जो पिक्चर है आप देख सकते हो। देखिए, ये है पेरिकैरियोटिक, इधर दिया हुआ है। इसमें देखिए ये न्यूक्लियस जो है छितरा हुआ है, ये बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है और अविकसित है ये। और इधर देखिए ये ठोस है, इसमें ठोस है न्यूक्लियस। ये है यूकेरियोटिक कोशिका और ये है पेरिकैरियोटिक कोशिका इधर। तो इसमें ये है और ये एक कोशिका में पाए जाते हैं, ये बहुकोशिकीय प्राणियों में पाए जाते हैं। और बाकी तो इसमें दिया हुआ ही है, वो देख ही रहे हो आप। तो इस तरह की कोशिका होती है ये यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती हैं ये दोनों इस तरह की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो राइबोसोम की जो खोज की थी दोस्तों वो की थी, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, जी.ई. पैलेट ने की थी। और किस सन में की थी, 1955 ईस्वी में की थी, 1955 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अभिव्यक्ति और परिभाषा से उपयुक्त मिलान है। तो ये मिलान करना है इसमें। देखिए, जैव ऊर्जा जो होती है, जैव ऊर्जा ATP एडिनोसिन ट्राईफास्फेट होती है, जैव ऊर्जा होती है ये इसके सामने ये करेक्ट दिया हुआ है। और दूसरा जो है स्वास्थ्य जो है जीवन का आधार होता है, ये 4 पार्ट से मैच कर रहा है। स्वास्थ्य जीवन का आधार होता है। ऊर्जा जो है एक स्वास्थ्य की झलक होती है ऊर्जा। और पोषण जो है अच्छे स्वास्थ्य का मूल होता है। यदि पोषण सही मिलेगा तो अच्छे स्वास्थ्य का मूल होगा। तो इसमें से कौन सा पार्ट सही है, इसमें से बी पार्ट करेक्ट आंसर है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DNA से जीन का निर्माण कहाँ होता है। तो DNA से जो जीन का निर्माण होता है वो होता है क्रोमोसोम्स में होता है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, तो उसमें होता है ये। और ये जो जीन्स हैं ये अभिभावकों से बच्चों तक उनके अभिलक्षण पहुंचाते हैं, इसीलिए इन्हें आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई कहते हैं। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियोली का निर्माण होता है। न्यूक्लियोली ये भी न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस के 2 पार्ट होते हैं, क्रोमोसोम और न्यूक्लियोली। तो न्यूक्लियोली जो बने हुए होते हैं वो निर्मित होते हैं एक तो प्रोटीन से होते हैं और RNA से होते हैं। तो
इसका मतलब यह है कि डी पार्ट करेक्ट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट से नहीं होते हैं ये, तो ए और बी करेक्ट आंसर हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? तो कोशिका के ऐसा अंग है जिसको सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल अर्थात अपशिष्ट निपटाने वाला, हिंदी में कहते हैं अपशिष्ट निपटाने वाला, तो कहा जाता है, वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम जो हैं बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पोषित करके कोशिका को साफ करते रहते हैं ये, तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का अत्यधिक मात्रा में संचय कहाँ होता है? एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। यह एक उच्च ऊर्जा अणु होता है और इसका जो है सबसे ज़्यादा संचय जो होता है मांसपेशियों में होता है। वैसे तो ये पूरे शरीर में संचय होता है, लेकिन अधिकतम मात्रा में जो संचय होता है मांसपेशी में होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव का निर्माण निम्नलिखित में से किन पदार्थों द्वारा हुआ है? तो दोस्तों जीव द्रव का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड से हुआ है, कार्बन से हुआ है, हाइड्रोजन से हुआ है, ऑक्सीजन से हुआ है, और अनेक कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे हुआ है, अकार्बनिक पदार्थ हैं उनसे हुआ है। तो इसमें जो मात्रा होती है तो कितनी होती है? इसमें जो मात्रा होती है 80% तो जल होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 80% तो इसमें जल होता है, 15% प्रोटीन होती है और 3% वसा होती है, 1% कार्बोहाइड्रेट होती है तथा 1% जो है अकार्बनिक लवण होते हैं। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। तो इससे जीव द्रव्यों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्गी काय की खोज कैमिलो गोल्गी ने कब की थी? पहली बात तो गोल्गी काय की खोज जो की थी कैमिलो गोल्गी ने की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्गी काय पड़ा था। तो ये की थी वर्ष 1898 ईस्वी में, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और गोल्गी काय को मैंने पिछले पार्ट में बताया था आपको कि इसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स का आकार कितना होता है? दोस्तों गुणसूत्र को क्रोमोसोम्स भी कहते हैं और पितृसूत्र भी कहा जाता है। तो इनका जो आकार होता है वो होता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, यहाँ पर 1 है, 1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक ये लंबा होता है, इसका आकार इतना होता है। और इसके बारे में और डिटेल बता दें आपको कि यह जो है क्रोमोसोम्स, क्रोम तथा सोम 2 शब्दों से मिलकर बना है जिनका अर्थ होता है रंगीन पिंड। रंगीन पिंड होता है जिसका अर्थ रंगीन पिंड होता है। और इनकी संख्या जो है जीवों में निश्चित होती है, जो 1-2 जोड़ों से लेकर कई सौ जोड़ों तक हो सकती है। और इनकी आकृति जो होती है दोस्तों वो होती है अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस के आकार का होता है ये, यानी एस टाइप में इसकी आकृति होती है। और इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून वर्ष 1970 में अमेरिका स्थित किस भारतीय वैज्ञानिक को कृत्रिम जीन उत्पन्न करने में अभूतपूर्व सफलता मिली थी? तो कृत्रिम जीन उत्पन्न करने में जो अभूतपूर्व सफलता मिली थी वो मिली थी, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। ये भारतीय मूल के थे और इनको जो 1970 ईस्वी में मिली थी तथा इसी कारण इन्हें 1978 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दोस्तों, तो इस पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो ऐसे थे, हक्सले ने कहा था सर्वप्रथम कि जीव द्रव जो है जीवन का भौतिक आधार होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाओं में ही होता है? तो जनन कोशिकाओं में जो होता है, पहली बात तो ये कि कोशिकाओं के विभाजन से ही नई कोशिकाएं बनती हैं, ये जीवन का मुख्य आधार है। और कोशिकाओं का विभाजन जो है 3 तरह से होता है, एक तो असूत्री विभाजन होता है, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन।
तो इनमें से जो सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है वो होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। सिर्फ ये जनन कोशिकाओं में ही होता है। और इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन जो किया था 1818 ईस्वी में किया था, 1888 ईस्वी में किया था स्टोसबर्गर ने। स्टोसबर्गर वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। और इसका जो नाम जो रखा था, सर्वप्रथम नाम जो रखा था, वो नाम रखा था इसका मेलोसिस, कहते हैं इसे मेलोसिस। तो वो नाम रखा था 1905 में रखा था, 1905 में रखा था वो रखा था फार्मर तथा यूरे ने रखा था, फार्मर तथा यूरे ने रखा था वो। तो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कोशिका विभाजनों के बीच वह अवधि जिसमें कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए तैयार करती है क्या कहलाती है? तो ऐसी अवधि जिसमें कोशिका स्वयं को विभाजन के लिए तैयार करती है वो कहलाती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, इंटरफेज अवधि वो कहलाती है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उनमें अंतर किया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा आधार है जिनमें व्यक्ति को पहचाना और अंतर किया जा सकता है? वो है सिर्फ इसमें डीएनए जांच द्वारा। और आपको बता दें कि डीएनए जांच रूपचित्र की खोज जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी, और ये की थी 1953 ईस्वी में की थी। 1953 ईस्वी में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। और इस खोज के लिए इन्हें 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा जो दी थी डॉक्टर बी.एन. झा थे, उन्होंने दी थी। ये विद्वान थे, ये बी.एन. झा, उन्होंने दी थी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये कम ऊर्जा वाले अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। तो वृद्धि को जो प्रभावित करने वाला कारक है, एक तो आनुवंशिकता है और पर्यावरण है, जलवायु है, यानी ये सभी हैं, उपरोक्त सभी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, ये सभी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आनुवंशिक विशेषताएं रक्त वर्ग, त्वचा के रंग, बाल, मानसिक दक्षता आदि का निर्धारण करती हैं, वह कोशिकाओं के अंदर मौजूद कतिपय सूक्ष्म कणों द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिन्हें कहा जाता है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, जीन कहा जाता है। जीन ऐसी होती हैं जो वंशानुगत होती हैं, यानी एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफ़र होती रहती हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, मानव में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती है 23 जोड़े होते हैं, और यानी 46 संख्या होती है इनकी क्रोमोसोम्स की मानव में। इनमें से 22 जोड़े जो हैं ऑटोसोम होते हैं, तथा एक जोड़ी जो है 23वां जोड़ा जो है लिंग गुणसूत्र का होता है। लिंग गुणसूत्र का मतलब है कि मादा में लिंग गुणसूत्र में 2 एक्स होते हैं, मादा में होते हैं 2 एक्स, और नर में होते हैं 1 एक्स और 1 वाई होता है। इस तरह से होते हैं ये। तो एक जोड़े ये लिंग सूत्र के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाला इनमें से मुख्य कारक है, एक तो वंशानुक्रम है और वातावरण है। ये पिछले क्वेश्चनों में बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंग वर्णांधता में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो रंग वर्ण अंधता जो होती है दोस्तों, ये आँखों का रोग होता है, जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रोगों का बोध नहीं हो पाता है, रंगों का बोध नहीं हो पाता है। यह अवस्था अक्सर आनुवंशिक होती है। इसका मुख्य कारण जो है आनुवंशिक ही होता है, एक वंश से दूसरे वंश में होता है ये। लेकिन इसके अलावा अन्य कारणों में कुछ नेत्र रोग हैं और दवाई भी इसमें शामिल है जिनके कारण ये होता है। और आमतौर से जो है लाल व हरे रंग में व्यक्ति भेद नहीं कर पाता है। तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बच्चों में लिंग निर्धारण होता है। तो दोस्तों बच्चों में जो लिंग निर्धारण होता है वो होता है पिता के गुणसूत्रों द्वारा होता है, क्योंकि बालक में जो है XY होते हैं तो वो बालक होगा, लड़का होगा, और यदि XX होते हैं तो वो लड़की होगी। तो ये निश्चित रूप से होता है। तो पिता के गुणसूत्रों पर ही ये निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोफीलिया में क्या होता है? तो हीमोफीलिया रोग जो होता है इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी रक्त जो है जमता नहीं है। अगर कहीं पे घाव हो जाए तो रक्त बिल्कुल नहीं जमेगा। तो ये बीमारी बहुत ही घातक है, और ये जो बीमारी है आनुवंशिक बीमारी है, यानी एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफ़र होती है। लेकिन इसके लक्षणों जो हैं, एक तो गहरी खरोंचें होती हैं, जोड़ों का दर्द व सूजन होता है, और लिमिट से ज़्यादा रक्तस्राव होता है, मूत्र या मल में जो है रक्त का शामिल होना होता है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनको कहा जाता है। ये एक ऑस्ट्रियाई पादरी थे जिन्होंने वंशाक्रम के सिद्धांत का विकास किया था, और इनका यह सिद्धांत जो था मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग पर आधारित था। तो इसलिए इन्हें आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या आनुवंशिक अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है? तो आनुवंशिक अक्षय निधि के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है इसमें से, इन पार्टों में से सी पार्ट करेक्ट आंसर है, तेजी या तीव्रता। दोस्तों ये विशेषताएं जो होती हैं आनुवंशिक, ये बच्चों को अपने माता पिता के जीन से मिलती हैं। जो विशेषताएं अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो सकती हैं, उनमें क्या क्या होता है? एक तो ऊंचाई, शरीर रचना होती है, गति होती है, यानी गति, फुर्ती, और बुद्धि, स्वभाव, दैहिक क्रियाशीलता आदि शामिल होती है। तो ये सारे लक्षण आनुवंशिक होते हैं जो बच्चों को अपने माता पिता द्वारा मिलते हैं, जीन्स के द्वारा। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अभिप्रेरण के सिद्धांत का जीव वैज्ञानिक अधिगम होता है? अभिप्रेरण के सिद्धांत का जीव वैज्ञानिक अधिगम होता है वो होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, उद्गार का सिद्धांत होता है। उद्गार का यानी सहज वृत्ति का सिद्धांत होता है, जो किसी व्यवहार विशेष की तरफ जीवों के स्वाभाविक झुकाव को कहते हैं। यानी सहज वृत्ति में जो है कोई प्रशिक्षण शामिल नहीं होता, ये अंतर्निहित होती है, अंदर से आवाज़ निकलती है, अंदर से अंतर्निहित होती है, अंदर से जोश पैदा होता है, और किसी प्रशिक्षण के बिना ही प्रयोग के लिए तैयार रहती है। ये प्रवृत्तियाँ जैविक रूप से प्रेरित होती हैं। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन कारक ऐसा है जिसमें किसी भी तरह परिवर्तन संभव नहीं होता है? तो ऐसा कारक है जिसमें किसी भी तरह परिवर्तन संभव नहीं होता है। इन सभी पार्टों में से डी पार्ट करेक्ट आंसर है, वंशानुक्रम विशेषता होती है, और जो बच्चों को माता पिता द्वारा मिलती है वंशानुक्रम विशेषता है ऐसी जिसमें परिवर्तन संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का विषय है? तो निम्नलिखित में से जो वंशानुक्रम का विषय है वो है व्यक्तित्व के लक्षण। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, व्यक्तित्व के लक्षण होते हैं। ये वंशानुक्रम का लक्षण होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और मैंने टोटल प्रश्नों का इसमें समावेश कर दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।